बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फार्माकोविजिलेंस हम कंटिन्यू कर रहे हैं एज आवर लेक्चर नंबर 36। प्रीवियसली हमने एडवर्स ड्रग रिएक्शन की डेफिनेशंस को स्टडी किया था। उसमें हमने बात की थी कि जितने भी एडवर्स इफेक्ट्स हैं, एडवर्स ड्रग रिएक्शंस हैं, एडवर्स ड्रग इवेंट्स हैं या मेडिकेशन एरर्स हैं, ये सब के सब फॉल होते हैं अंडर द एम्ब्रेला ऑफ मेडिकेशन मिसएडवेंचर। राइट जी। तो एडवर्स ड्रग इवेंट्स अकॉर्डिंग टू सीवियरिटी दो में डिवाइड होते हैं, एक साइड इफ़ेक्ट्स और एडवर्स ड्रग रिएक्शंस। साइड इफ़ेक्ट्स वेल नोन हैं, एक्सपेक्टेड हैं और सीवियरिटी इनकी कम है, जबकि एडवर्स ड्रग रिएक्शंस नोक्सियस एंड अनइंटेंटेड जो है वो इवेंट्स हैं, नॉर्मल डोजेस पर होते हैं। वो मेडिकेशंस ना सिर्फ जो कि थेराप्यूटिक पर्पस के लिए यूज़ की जाए बल्कि प्रोफाइलेक्टिक डायग्नोस्टिक के लिए भी यूज़ की जाती हो। ठीक जी। डिज़ीज़ की थेराप्यूटिक डायग्नोसिस प्रोफाइलेक्सिस के लिए, ताकि मॉडिफाई हो जाए फिजियोलॉजिकल फंक्शंस जो कि फिर एज अ रिज़ल्ट जिसका सामने आए ट्रीटमेंट फॉर द डिज़ीज़ या प्रोफाइलेक्सिस या डायग्नोसिस का। ओके जी। तो अब हम बात करते हैं एडवर्स ड्रग रिएक्शन की डेफिनेशन। हमने समझ ली प्रीवियस स्लाइड में भी और प्रीवियस लेक्चर में भी। फार्माकोविजिलेंस की हमने बात कर ली कि फार्माकोविजिलेंस में हम एडवर्स ड्रग रिएक्शंस के ऊपर एक वॉच रखते हैं, नज़र रखते हैं, ताकि एडवर्स ड्रग रिएक्शंस डिटेक्ट हो सकें, असेसमेंट उनकी की जा सके और प्रिवेंशन की जा सके फ्यूचर यूजेस में। अब ये जो एडवर्स ड्रग रिएक्शंस हैं, इनकी क्लासिफिकेशंस कितनी, इनकी क्लासिफिकेशंस हैं। राइट। तो ये क्लासिफिकेशंस बनती हैं अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ रिएक्शन। टाइप क्या है? फॉर एग्जांपल जैसे डोज रिलेटेड, ठीक है, इसको हम टाइप ए भी कहते हैं। टाइप ए डोज रिलेटेड, या जो इसका नेमोनिक है याद करने के लिए वो है ऑगमेंटेड। ए फॉर ऑगमेंटेड, ए फॉर ऑगमेंटेड। ये है जी टाइप ऑफ रिएक्शन टाइप ए डोज रिलेटेड, विच मीन्स कि इस एडवर्स ड्रग रिएक्शन का, टाइप ए एडवर्स ड्रग रिएक्शन का ताल्लुक बनता है डोज से रिलेटेड है। फीचर्स इसके क्या हैं कि जी ये कॉमन है, बहुत कॉमनली एडवर्स ड्रग रिएक्शन जो कि कॉमनली पाए जाते हैं टाइप ए में, और ये रिलेटेड है फार्माकोलॉजिक एक्शन ऑफ द ड्रग, यानी कि जो फार्माकोलॉजी है, जो ड्रग का मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन है, उस मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन से रिलेटेड है टाइप ए एडवर्स ड्रग रिएक्शंस। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई कफ सिरप जो है वो ले रहा है, तो कफ सिरप की फार्माकोलॉजी है कि वो सर्टेन रिसेप्टर्स को सप्रेस करता है। इस रिसेप्टर्स में सप्रेस होने की वजह से पेशेंट्स को ड्राउजीनेस या सेडेशन जो है वो फील होती है। ये फार्माकोलॉजिक एक्शन है कफ सप्रेसेंट्स का। अगर डोज को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर दिया जाए तो ये एग्जैजरेटेड फार्माकोलॉजिक रिस्पॉन्स आएगा। ठीक जी। तो कफ तो सप्रेस हो ही जाएगी, इसके साथ साथ बहुत सीवियर किस्म की सेडेशन या ड्राउजीनेस भी हो सकती है। इसी वजह से कुछ लोग जो है वो कफ सप्रेसेंट्स का मिस यूज़ भी करते हैं, इनसोम्निया के लिए भी यूज़ करते हैं। तो एक फीचर हो गया टाइप ए का कि कॉमन है, दूसरा फीचर एक रिलेटेड है टू द फार्माकोलॉजिक एक्शन ऑफ ड्रग, तीसरा ये कि प्रेडिक्टेबल है, क्योंकि अगर हमें फार्माकोलॉजी पता है, ड्रग की मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन पता है, तो हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि जी ये मेडिकेशन इस्तेमाल करने से ये एडवर्स ड्रग रिएक्शन होगा। राइट जी। अकॉर्डिंगली फिर हम लिटिल और नो चेंजेस, नो मैनेजमेंट करके हम चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। मोर्टेलिटी का रेट जो है वो बहुत कम है टाइप ए डोज रिलेटेड ड्रग से। राइट जी। लो मोर्टेलिटी है। मोर्टेलिटी हम किसको कहते हैं? इंसिडेंस ऑफ डेथ्स, रेट ऑफ द डेथ्स। ठीक है जी। कैजुअल्टीज़ जो हो रही हों वो उसका नंबर बहुत कम है टाइप ए या डोज रिलेटेड ड्रग एडवर्स ड्रग रिएक्शन। और इसकी क्या एग्जांपल है जी? ड्राई माउथ विद ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स। ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स एक कंप्लीट क्लास है, डिफरेंट इंडिकेशंस के लिए ली जाती है, उससे ड्राई माउथ हो जाएगा। ठीक जी। रेस्पिरेटरी डिप्रेशन ओपोइड्स से होता है। ओपोइड्स
पेन किलर्स के इस्तेमाल से रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो जाता है। वारफारिन का डोज अगर इंक्रीज़ कर दिया जाए तो ब्लीडिंग हो जाएगी, ठीक है जी। और सीरोटोनिन सिंड्रोम विद सेलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स, इसको हमने प्रीवियस किसी लेक्चर में स्टडी कर रखा है डिटेल में। और डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी, डिजॉक्सिन का डोज अगर उसकी थेराप्यूटिक विंडो बहुत नैरो होती है डिजॉक्सिन की, थोड़ा सा डोज, थोड़ा सा प्लाज्मा लेवल अगर ऊपर हो गया तो डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी काज कर सकता है। अब इसको मैनेज कैसे करना है जी? रिड्यूस करना है डोज या ड्रग को विथहोल्ड कर देना है, यानी कि यहाँ तो ड्रग कम्प्लीटली हम रोक देंगे अगरचे ये टाइप ए रिएक्शन बियरेबल नहीं है, या अगर इसके अलावा हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है तो हम डोज के साथ मैनेज कर सकते हैं। और इसके साथ साथ कंसीडर करेंगे इफेक्ट्स ऑफ कंकोमिटेंट थेरापी। कंकोमिटेंट थेरापी यानी कि हो सकता है कि एक ड्रग के साथ किसी और ड्रग का इंटरेक्शन होने की वजह से ये एडवर्स ड्रग रिएक्शन सामने आ रहा हो। ओके जी, देन टाइप बी। टाइप बी को कहा जाता है बेज़र, बी फॉर बेज़र, ठीक जी। ये नॉन डोज रिलेटेड है, इनका ताल्लुक डोज से नहीं है। टाइप ए में डोज रिलेटेड है, टाइप बी में डोज रिलेटेड नहीं है, नॉन डोज रिलेटेड है। फीचर इनका ये है कि जी अनकॉमन है, फार्माकोलॉजिक मैकेनिज्म ऑफ एक्शन या फार्माकोलॉजिक एक्शन से रिलेटेड नहीं है, अनकॉमन है, अनप्रेडिक्टेबल है, प्रेडिक्ट नहीं कर सकते क्योंकि फार्माकोलॉजी से रिलेटेड नहीं है तो इसलिए हम प्रेडिक्ट भी नहीं कर सकते। और अगर ये हो जाए किसी पेशेंट में एडवर्स ड्रग रिएक्शन तो मोर्टेलिटी के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ज़्यादा सीवियरिटी है, डेथ रेट्स के चांसेस जो है वो ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू डोज रिलेटेड, ठीक है जी। एग्जाम्पल्स इसकी इम्यूनोलॉजिक रिएक्शंस हैं। पेनिसिलिन से अगर रिएक्शन हो जाए, इडियोसिंक्रेटिक रिएक्शंस हो जाएं तो बहुत सीवियर किस्म के रिएक्शन जो है वो पेशेंट्स में आ सकता है। इसी वजह से आपने देखा होगा कि पेनिसिलिन से रिलेटेड जो एडवर्स ड्रग रिएक्शन है, जो सेंसिटिविटी है, उसको प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता किसी सर्टेन पेशेंट में अनटिल एंड अनलेस के एक टेस्ट पेनिसिलिन से रिलेटेड एक टेस्ट पेशेंट में किया जाए और टेस्ट के बाद डिसाइड किया जाता है कि इस पेशेंट को इम्यूनोलॉजिक या एनाफाइलेक्टिक इडियोसिंक्रेटिक रिएक्शंस हो सकते हैं या नहीं। राइट जी। जनरल एनेस्थेटिक्स की एक एग्जांपल है कि मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया, हाइपरथर्मिया वो भी मैलिग्नेंट, ठीक है जी, हाइपरथर्मिया हो सकता है जनरल एनेस्थेटिक्स की वजह से, ये एग्जांपल है। इसकी मैनेजमेंट क्या है? इसकी मैनेजमेंट जी विथहोल्ड कर देना, कम्प्लीटली ये मेडिकेशन रोक देनी है पेशेंट्स में और फ्यूचर में यूज़ इसका अवॉइड करना है। अगर टाइप ए और टाइप बी की मैनेजमेंट को कंपेयर करें तो यहाँ पर हम डोज कम कर रहे हैं या मेडिकेशन को टेम्परेरी उसका यूज़ रोक सकते हैं, लेकिन फ्यूचर में अगर देना चाहें, ज़रूरत पड़ती है तो हम दे सकते हैं, डिपेंडिंग कि पेशेंट की बेरेबिलिटी कितनी है उस साइड इफ़ेक्ट के लिए, एडवर्स ड्रग रिएक्शन के लिए। जबकि जो नॉन डोज रिलेटेड हैं, चूँकि ये फार्माकोलॉजिक मैकेनिज्म ऑफ एक्शन से प्रेडिक्ट नहीं किए जा सकते, इसी वजह से जब इम्यूनोलॉजिक रिएक्शंस होते हैं, एनाफाइलेक्टिक रिएक्शंस होते हैं तो मोर्टेलिटी बहुत हाई होती है। इसी वजह से ये ड्रग हमने कम्प्लीटली पेशेंट में रोक देनी है और उसका फ्यूचर यूज़ अवॉइड करना है। टाइप सी में आइए जी। टाइप सी डोज रिलेटेड है, टाइप सी डोज रिलेटेड है, यानी कि ये कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें आ जाएंगे डोज रिलेटेड एंड टाइम रिलेटेड। डोज रिलेटेड के साथ साथ टाइम रिलेटेड भी है, यानी कि दो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि डोज भी एक सर्टेन डोज तक पहुंचे वो मेडिकेशन, इसके साथ साथ एक सर्टेन टाइम तक यूज़ भी की जा चुकी हो। टाइप सी स्टैंड्स फॉर क्रोनिक या डोज रिलेटेड एंड टाइम रिलेटेड बोथ। अच्छा जी, तो ये अनकॉमन है और रिलेटेड टू द क्यूमुलेटिव डोज है। क्यूमुलेटिव की टर्म आपको पता होनी चाहिए, आपने स्टेटिस्टिक्स में इसे पढ़ा होगा, अगर आपके जहन में नहीं है तो आप इसे रिवाइज कर सकते हैं इंटरनेट पे कि क्यूमुलेटिव क्या है। तो एक सर्टेन टाइम पीरियड तक एक क्यूमुलेटिव डोज जब बॉडी में जमा हो जाएगा तो उसकी वजह उससे रिलेटेड है हमारा टाइप सी एडवर्स ड्रग रिएक्शन। एग्जाम्पल्स में जी कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स एक सर्टेन डोजेस पर एक सर्टेन टाइम पीरियड तक अगर लिए जाएं
तो हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एड्रिनल एक्सेस की सेपरेशन हो जाएगी, सप्रेस हो जाएगा। तो हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एड्रिनल ग्लैंड का जो भी काम होगा वो सप्रेस हो जाएगा और उससे रिलेटेड सारी प्रॉब्लम्स जो है वो क्रिएट होना शुरू हो जाएंगी। दूसरी एग्जांपल जी बाईफॉस्फोनेट्स की हैं। बाईफॉस्फोनेट्स एक सर्टेन टाइम पीरियड तक सर्टेन डोज पर अगर यूज़ की जाए तो ऑस्टियोनेक्रोसिस हो जाएगा ऑफ द चा। ठीक है जी, ऑस्टियोनेक्रोसिस हो जाएगा ऑफ द चा, यानी कि ऑस्टियो स्टैंड्स फॉर बोन, नेक्रोसिस एक टर्म है। आपने पैथोलॉजी यकीनन स्टडी कर ली होगी, पैथोलॉजी से आप नेक्रोसिस को समझ सकते हैं। और ऑस्टियो की नेक्रोसिस हो जाएगी, यानी कि ऑस्टियोब्लास्ट्स जो है उनकी नेक्रोसिस हो जाएगी जा में, बाईफॉस्फोनेट्स जो कि डेंटल एप्लीकेशंस में जा रहे होते हैं। अब इसकी मैनेजमेंट क्या है जी, रिड्यूस करना है डोज को या विथहोल्ड भी कर सकते हैं, और विड्रॉल जो है वो प्रोलॉन्ग कर सकते हैं एक सर्टेन पीरियड तक। ठीक जी, यानी कि कुछ अर्से तक मेडिकेशन सप्लाई करा दें फिर रोक दें, क्योंकि ये डोज रिलेटेड भी है टाइम रिलेटेड भी है, तो कुछ अर्से तक रोक दें, उसके बाद फिर दोबारा स्टार्ट कराई जा सकती हैं जब तक कोई अल्टरनेटिव दिया जा सकता है। ऑलराइट जी, तो टाइप डी डिलेड एडवर्स ड्रग रिएक्शन टाइप डी, जो कि टाइम रिलेटेड है, प्योरली उनका जो एडवर्स ड्रग रिएक्शन सामने आता है वो टाइम से रिलेटेड होता है। एग्जाम्पल है जी कार्सिनोजेनेसिस, कैंसर काज कराने वाली मेडिकेशंस, कैंसर काज कराने वाले एजेंट्स जो कि एक लंबे अरसे एक सर्टेन टाइम पीरियड तक इस्तेमाल करने के बाद सामने आती हैं। टार्डिव डिस्काइनेसिया एंड टेरेटोजेनेसिस जो फेटल प्रॉब्लम्स हैं, फेटस से रिलेटेड, प्रेगनेंसी और बर्थ से रिलेटेड, उसके एडवर्स ड्रग रिएक्शंस। ल्यूकोपीनिया विथ लोमस्टीन एग्जाम्पल है हमारे पास, ल्यूकोपीनिया जो ल्यूकोसाइट्स है उनका काउंट कम हो जाना। ये जी हमारे पास अनकॉमन है, यूजुअली डोज रिलेटेड है। ठीक है, यानी कि टाइम के साथ साथ डोज का भी अफेक्ट आता है, लेकिन ज़्यादा इम्पेक्ट जो डोमिनेंट इम्पेक्ट है वो टाइम का है। राइट जी, और कभी कभार ऐसा भी होता है कि ड्रग के इस्तेमाल करने के बाद और करके छोड़ देने के बाद इसका एडवर्स ड्रग रिएक्शन सामने आता है। ठीक है जी, ये वाला पॉइंट। टाइम रिलेटेड या टाइप डी एडवर्स ड्रग रिएक्शन ऑफन इंट्रैक्टेबल हैं, यानी कि इनको ट्रेस करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है ज़्यादातर केसेस में। देन आइए जी टाइप ई में, यानी कि विड्रॉल एंड ऑफ यूज़। टाइप ई स्टैंड्स फॉर एंड ऑफ यूज़, मेडिकेशन का यूज़ जो है वो ख़त्म कर दिया, ख़त्म करने की वजह से, मेडिकेशन के यूज़ को एंड करने की वजह से एडवर्स ड्रग रिएक्शन सामने आ रहा है, इसीलिए हम इसे कह रहे हैं विड्रॉल। मेडिकेशन विड्रॉ कर दी, विड्रॉ करने की वजह से एडवर्स ड्रग रिएक्शन सामने आया है। फॉर एग्जांपल ओपिएट्स वगैरह, हीरोइन से रिलेटेड उसके जो कंपोनेंट्स हैं, जब उनका यूज़ एकदम से अगर रोक दिया जाए तो विड्रॉल सिंड्रोम्स आते हैं। राइट जी, सिमिलरली बेंजोडाइजेपिन्स जो कि इंसोम्निया के लिए दी जा रही होती है, अगर पेशेंट्स में एकदम से विड्रा कर दी जाए तो पेशेंट्स को एंजाइटी हो जाती है और इंसोम्निया हो जाता है। राइट जी, ये भी अनकॉमन है। सून आफ्टर विड्रॉल, जैसे ही आपने विड्रा कर दी मेडिकेशन, एडवर्स ड्रग रिएक्शन सामने आते हैं ये वाले। इसकी मैनेजमेंट क्या है कि जी री इंट्रोड्यूस करना है ड्रग को और विड्रा करनी है स्लोली। ठीक जी, यही वजह है कि बेंजोडाइजेपिन्स अगर किसी पेशेंट में स्टार्ट कराई जाती हैं तो लोअर डोज से स्टार्ट कराई जाती हैं, आस्ते आस्ते डोज बढ़ा के एक ऑप्टिमल डोज पे पेशेंट को सेट कर दिया जाता है। और अगर पेशेंट में ये मेडिकेशन विड्रा करनी हो बेंजोडाइजेपिन्स, तो ऐसे पेशेंट्स में फिर आहिस्ते आहिस्ते करके कम कराई जाती है। फॉर एग्जांपल अगर डायज़ेपाम कोई 5 मिलीग्राम पर डे तक पहुंचा हुआ है बिफोर बेड, तो अब अगर ऐसे पेशेंट में डायज़ेपाम इस पेशेंट के यूज़ को ख़त्म कराना है तो डायरेक्टली इसको बंद नहीं किया जाएगा, बल्कि 5 मिलीग्राम से
4 मिलीग्राम तक लाया जाएगा एक हफ्ते तक, फिर एक हफ्ता 3 मिलीग्राम, फिर एक हफ्ता 2.5 मिलीग्राम, फिर एक हफ्ता 0.75 मिलीग्राम। कोई भी बेंजोडाइज़ेपिन हो उसका डोज इस तरह से ग्रेजुअली डिक्रीज करते करते बिल्कुल कम पे लाके और फिर विड्रा किया जाएगा। ओके जी, देन टाइप एफ यानी कि फेलियर। हाँ, हमने जो है वो मेडिकेशन दी पेशेंट को, थेराप्यूटिक इफेक्ट आया ही नहीं, थेरापी फेल हो गई, अनएक्सपेक्टेड फेलियर ऑफ थेरापी। ठीक जी, ये कॉमन है, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि ये कॉमन है, ज़्यादातर डोज रिलेटेड है और ऑफन कास्ट बाय ड्रग इंटरेक्शन, किसी ड्रग इंटरेक्शन की वजह से ये फेलियर ऑफ थेरापी आ रहा होता है कि किसी दूसरी ड्रग ने गिवन ड्रग के प्लाज्मा लेवल्स को कम कर दिया या उसके मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज़ कर दिया, जिसकी वजह से जो रिक्वायर्ड प्लाज्मा लेवल चाहिए था उस पे ड्रग मीट नहीं कर सकी और थेराप्यूटिक बेनिफिट आया ही नहीं। एग्जाम्पल इसकी क्या है हमारे पास जी, इनएडिक्वेट डोजेज ऑफ ओरल कंट्रासेप्टिव्स। अब अगर कोई फीमेल जो है वो ओरल कंट्रासेप्टिव यूज़ कर रही है टू प्रिवेंट द प्रेगनेंसी और अगर डोजेज ही इनएडिक्वेट हुआ तो क्या होगा जी, प्रेगनेंसी काज हो जाएगी, थेराप्यूटिक फेलियर हो जाएगा। अच्छा जी, अब ये ओरल कंट्रासेप्टिव अगर किसी एंजाइम इंड्यूसर, जो कि हमने ड्रग इंटरेक्शंस में स्टडी किए हैं, एंजाइम इंड्यूस कर दिया किसी ने, एंजाइम इंड्यूस करने की वजह से ओरल कंट्रासेप्टिव का मेटाबॉलिज्म बढ़ गया, मेटाबॉलिज्म बढ़ने की वजह से डोजेज कम हो गया, कम होने की वजह से थेराप्यूटिक फेलियर हो गया, इंटायरली अनएक्सपेक्टेड थेराप्यूटिक फेलियर हो गया। अच्छा जी, दूसरी एग्जाम्पल क्या है, एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स से रेजिस्टेंस। जब रेजिस्टेंस है तो क्या होगा कि एंटीबायोटिक थेरापी काम ही नहीं करेगी। ठीक है जी, इसको मैनेज कैसे करना है, डोजेज इंक्रीज करें, अगर एंजाइम इंड्यूसर से ड्रग इंटरेक्शन आ रहा है तो डोजेज इंक्रीज कर दें और कंकोमिटेंट थेरापी जो साइड बाय साइड दूसरी थेरापीज चल रही है उनके इफेक्ट क्या आ रहे हैं उसे भी कंसीडर करें ताकि उसके अकॉर्डिंग डोजेज को इंटरवीन किया जा सके, उसको मैनेज किया जा सके। ठीक जी, तो यहाँ तक हमने बात कर ली क्लासिफिकेशन ऑफ एडवर्स ड्रग रिएक्शंस की। ऑलराइट जी, तो जो हमने बात की कि एक मेडिकेशन देने से इंसोम्निया काज होगा या एक मेडिकेशन से वॉमिटिंग काज हो गई या ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स देने से माउथ ड्राइनेस काज हो गई। प्रीवियसली हमने बात की थी कि एडवर्स ड्रग इवेंट्स को हम डिवाइड करते हैं दो में, एक साइड इफ़ेक्ट्स यानी कि एडवर्स इफ़ेक्ट्स और एक एडवर्स ड्रग रिएक्शंस हैं जिनकी के सीवियरिटी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू साइड इफ़ेक्ट्स। अब ये सीवियरिटी जो है वो हम कैसे डिटरमाइन करते हैं एडवर्स ड्रग रिएक्शन की। ठीक जी, एडवर्स ड्रग रिएक्शन की सीवियरिटी कैसे डिटरमाइन करेंगे। हो सकता है कि एक चीज़ मैं कहूँ कि जी ये मेरे लिए दुनिया की सबसे ख़तरनाक चीज़ है और वही चीज़ हो सकता है कि आपके लिए कोई मीठी गोली साबित हो जाए, राइट। तो उसको हम कहते हैं जी ग्रेडिंग, मेडिकेशन की ग्रेडिंग, एडवर्स ड्रग रिएक्शन की ग्रेडिंग। हाँ, दूसरी बात ये है कि एक पेशेंट ने हमें आके कहा कि जी आपने जो मुझे एसेमेप्राज़ोल दी उसकी वजह से, उसके खाने की वजह से मुझे ये मसला हो गया। तो हो सकता है कि वो पेशेंट उसके साथ साथ भी 8-10 मेडिकेशंस और भी खा रहा हो। तो एक मेडिसन के ऊपर जो हमने इल्ज़ाम लगाना है, उसके ऊपर जो ब्लेम देना है कि जी ये वो कल्प्रिट मेडिसन है जिसकी वजह से ये मसला हो गया, ये हमें कैसे पता चलेगा कि एक पेशेंट ने आज से पिछले हफ्ते भी 4 मेडिसिन खाई होंगी, अभी भी 6 मेडिसिन खा रहा है, तो क्या नई मेडिसिन की वजह से ही एडवर्स ड्रग रिएक्शन आया है या इसका कोई और रीज़न है, उसका जो कॉज है। अच्छा, ये है
कॉजलिटी कॉज से रिलेटेड है, ठीक है। ये स्पेलिंग एरर यहाँ पे हुआ टाइपो एरर है, कॉज से रिलेटेड। कॉजलिटी असेसमेंट यानी कि एक मेडिकेशन की कितनी असेसमेंट है कि वही काज बनती है एक गिवन एडवर्स ट्रैक रिएक्शन का, वही मेडिसिन काज बनती है एक एडवर्स ट्रैक रिएक्शन का। उसके लिए हमारे पास डिफरेंट असेसमेंट टूल्स हैं, इनको अब हम स्टडी करेंगे। और जी, तो ग्रेडिंग के हमारे पास कई तरीके अवेलेबल हैं। उसमें से एक तरीका जो है वो यूएस नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट का बताया हुआ है कि 1 to 5, 1 से लेकर 5 तक डिफरेंट ग्रेड्स हैं एडवर्स ड्रग रिएक्शंस की। उसमें से जो ग्रेड 1 है उसकी नेगेटिव टर्म है माइल्ड, यानी कि ज़रा दरमियाने किस्म का माइल्ड है ग्रेड 1 पे। एग्ज़ाम्पल इसकी ये है कि किसी मेडिकेशन के एडमिनिस्टर करने की वजह से हीमोलाइसिस हो गया, लेबॉर्ट्री एविडेंस आई है कि जी हीमोलाइसिस हुआ, ब्लड सेल्स टूट गए, ये एविडेंस आ गई, ये माइल्ड है। अब जब हम इसको 2, 3, 4 पर पहुंचेंगे तो आप इस एग्जाम्पल को मज़ीद कोरिलेट करने में आपको आसानी होगी। ग्रेड 2 पे ये कहते हैं कि जी ग्रेड 2 की नेगेटिव टर्म हायर है माइल्ड से, यानी कि मॉडरेट। ग्रेड 2 पे मॉडरेट एडवर्स ट्रैक रिएक्शंस हैं। और एग्जाम्पल ये है कि जी एविडेंस आ गई रेड सेल डिस्ट्रक्शन की, जो कि यहाँ पर भी आई है हमारे पास हीमोलाइसिस की, एंड मोर देन और इक्वल टू 2 ग्राम पर डेसीलीटर डिक्रीज हो गया है हीमोग्लोबिन, ठीक है जी। अब यहाँ पर ये हुआ है कि थोड़ा सा सिग्निफिकेंट हमारे पास लॉस हो गया है हीमोग्लोबिन का, लेकिन इस नुकसान के बावजूद भी कोई हमने इंटरवेंशन नहीं दी है, कोई ट्रांसफ्यूजन हमें बाहर से नहीं देनी पड़ी, कोई मेडिकेशन कोई ट्रीटमेंट हमें नहीं देनी पड़ी है, इसलिए हम कह रहे हैं कि ये मॉडरेट है, राइट जी। हीमोलाइसिस की एविडेंस आ गई है। यहाँ माइल्ड में ग्रेड 1 में हमारे पास सिर्फ लेबॉर्ट्री एविडेंस है। पेशेंट में कोई पेशेंट के साइन एंड सिम्टम्स में पेशेंट से कोई ऐसा पहचाना नहीं जा रहा कि इस पेशेंट में कोई ऐसा साइन एंड सिम्टम्स नहीं आ रहा कि पेशेंट में हीमोग्लोबिन कम होने की वजह से कोई प्रॉब्लम हो रही है। जबकि ग्रेड 2 में मॉडरेट में एविडेंस भी आ गई, लेबॉर्ट्री से एविडेंस भी आ गई कि जी हीमोलाइसिस हो रहा है, हीमोलाइसिस की वजह से मोर देन 2 ग्राम पर डेसीलीटर डिक्रीज आ गया है। पेशेंट में साइन एंड सिम्टम्स उसके बता रहे हैं कि हीमोग्लोबिन पेशेंट में कम हो गया है, लेकिन इतनी नीड नहीं पड़ी कि पेशेंट को ट्रांसफ्यूजन देनी पड़ जाए, बाहर से कोई ब्लड सप्लाई देनी पड़ जाए। ओके जी, ग्रेड 3 आ गया जी सीवियर हो गया। अब यहाँ सीवियर में आके हमने ऐसे पेशेंट में ट्रांसफ्यूजन कर दी है, मेडिकल इंटरवेंशन की, ट्रांसफ्यूजन की है या मेडिकल इंटरवेंशन की है। ट्रांसफ्यूजन यानी कि हमने ब्लड जो है वो पेशेंट को ट्रांसफ्यूज़ किया है, ब्लड के बैग्स लगाए हैं, या हमें स्टेरॉइड्स एडमिनिस्टर करने पड़ जाएं पेशेंट को, तो ये अब सीवियर हो गया, राइट जी। तो दोबारा से अगर हम ग्रेड 1 से चलें तो सिर्फ लेबॉर्ट्री एविडेंस है। ग्रेड 2 पे आएँ तो एविडेंस पेशेंट से भी मिल रही है, लेबॉर्ट्री डेटा भी बता रहा है, लेकिन कोई ट्रांसफ्यूजन कोई इंटरवेंशन नहीं की गई। ग्रेड 3 पे अब हम आएँ तो हम कहते हैं कि ये सीवियर है, क्योंकि इतना हीमोलाइसिस हो गया है, इतनी हीमोग्लोबिन रिड्यूस हो गई है कि हमें बाहर से इंटरवेंशन करनी पड़ रही है पेशेंट में, चाहे वो ट्रांसफ्यूजन की फॉर्म में हो या स्टेरॉइड्स की फॉर्म में हो। अब ये ग्रेडिंग सिर्फ हीमोलाइसिस या हीमोग्लोबिन वाले पेशेंट के लिए नहीं है, ये तमाम पेशेंट्स के लिए। यहाँ पर हमने सिर्फ एक एग्जाम्पल डिस्कस की है। इसी को हम रिलेट कर सकते हैं दूसरी डिजीज़ से या दूसरे एडवर्स ड्रग रिएक्शन से, ठीक जी। फॉर एग्जांपल अगर ल्यूकोपीनिया कोई ड्रग एडवर्स ड्रग रिएक्शन ल्यूकोपीनिया का आ रहा है तो हमारे पास सिर्फ लेबॉर्ट्री एविडेंस हो तो ये ग्रेड 1 पे है, एविडेंस भी आ रही हो और एक सर्टेन नंबर भी आ रहा हो तो ये मॉडरेट है। बाहर से कोई इंटरवेंशन हमें करनी पड़ गई, कोई मेडिकल ट्रीटमेंट देनी पड़ गई, ये सीवियर है। ग्रेड 4 जी लाइफ थ्रेटनिंग या डिसेबलिंग। ग्रेड 4 की सीवियरिटी इतनी इंक्रीज हो गई कि
पेशेंट की ज़िंदगी जो है वो ख़तरे में पड़ गई है एडवर्स ड्रग रिएक्शन की वजह से। एग्जाम्पल्स क्या हैं कि रीनल फेलियर हो गया, हाइपोटेंशन हो गई, सीवियर हाइपोटेंशन हो गई, ब्रोंकोस्पाज्म हो गया, पेशेंट सांस लेने के काबिल नहीं रहा, या इमरजेंसी स्प्लेनेक्टोमी करानी पड़ गई, पेशेंट में स्प्लीन जो है वो रिमूव करानी पड़ गया। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल है जी लाइफ सेट। जो नेक्स्ट वर्ड है जी वो है 5। एडवर्स ड्रग रिएक्शन ऐसा आया कि पेशेंट जो है वो दुनिया को ही खुदा हाफिज करके चला गया। ये है जी ग्रेड 5। ठीक है जी, तो यहाँ तक ग्रेडिंग हमने देख ली एडवर्स ड्रग रिएक्शन की। अब हम देखते हैं केजलिटी। ये कॉजलिटी मेरे लिए ज़रा मुश्किल होता है इसको प्रोनाउंस करना। कॉज से रिलेटेड है, CAUSE, कॉज सबब, वजह, रीज़न, कॉज। तो एक मेडिकेशन की कितनी कॉजलिटी बनती है कि जी ये एडवर्स ड्रग रिएक्शन जो सामने आया है ये इसी मेडिसिन की वजह से आया है, कोई और फैक्टर इसमें इन्वॉल्व नहीं है, कोई अपना पेशेंट का लाइफ स्टाइल फैक्टर इन्वॉल्व नहीं है, कोई एनवायरमेंटल फैक्टर इन्वॉल्व नहीं है, कोई फूड रिलेटेड फैक्टर इन्वॉल्व नहीं है, या कोई और ड्रग इन्वॉल्व नहीं है। तो एक एडवर्स ड्रग रिएक्शन को जब हम रिलेट करेंगे कि जी ये इस मेडिसिन की वजह से आ रहा है, तो उसका रिलेशनशिप हम किस तरह से डेवलप करेंगे। इसमें WHO की बनाई हुई हमारे पास 2, 4 और 6 कैटेगरीज हैं। ठीक है जी, अब ये ग्रेडिंग हमने क्यों पढ़ी है और ये कैटेगरीज हम क्यों पढ़ रहे हैं, ये हमें नेक्स्ट स्लाइड्स में जाके क्लियर होगी इनकी सिग्निफिकेंस। अच्छा जी, तो इसको हम बॉटम से देखना शुरू करते हैं जी। एक कैटेगरी है अनएसेसेबल या अनक्लासिफाइबल, यानी कि वो कैटेगरी जिसमें हम एडवर्स ड्रग रिएक्शन की कोई भी क्लास, कोई भी टाइप, कोई भी कैटेगरी नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते कि हम कहते हैं कि यार ये एक मसला हुआ है, एक एडवर्स ड्रग रिएक्शन हम आया है सामने, लेकिन हमारे पास इनसफिशिएंट डेटा है या कंट्राडिक्टरी डेटा है, कंट्राडिक्टरी इंफॉर्मेशन है, इनसफिशिएंट इंफॉर्मेशन है। एक पेशेंट आके बताता है, कंप्लेन करता है कि जी फला मेडिसिन लेने से मुझे जो है वो एब्डोमिनल क्रैम्प्स हो गए। अब इसको कंफर्म करने के लिए उस मेडिसिन से रिलेशनशिप एब्डोमिनल क्रैम्प्स के डेवलप करने के लिए हमें सफिशिएंट डेटा चाहिए। अगर वो डेटा इनसफिशिएंट है या कंट्राडिक्टरी है तो हम कहेंगे कि जी एडवर्स ड्रग रिएक्शन रिपोर्ट तो हुआ है, लेकिन ये कैटेगरी इसकी कौन सी है, अनअसेसेबल, अनक्लासिफाइबल, जिसका मतलब ये है कि हमारे पास डेटा इनसफिशिएंट है या कंट्राडिक्टरी है। ठीक जी, और ये इस तरह का डेटा है जिससे हम सप्लीमेंट नहीं कर सकते, आगे बढ़ा नहीं सकते या वेरीफाई नहीं कर सकते। अच्छा जी, फिर उससे पहले की कैटेगरी है जी कंडीशनल या अनक्लासिफाइड। कंडीशनल बट इट स्टिल रिमेंस अनक्लासिफाइड, क्योंकि हमारे पास इतना डेटा तो आ गया है कि हम कहें कि जी ठीक है ये एडवर्स ड्रग रिएक्शन तो आ गया, लेकिन अगर हमें ये इन्फॉर्मेशन मिलेगी, हमें कोई लेबॉर्ट्री डेटा हमें मिलेगा या हमें पेशेंट बताएगा कि उसने कौन से खाने के साथ ये मेडिकेशन खाई थी, या पेशेंट ये बता सके कि खाने से पहले खाई थी या खाने के बाद खाई थी, या पेशेंट ये बता सके कि कौन सी और मेडिकेशन के साथ एक गिवन मेडिसिन ली थी, तो ये हो गया कंडीशनल। ठीक, ये कैटेगरी है कंडीशनल एडवर्स ड्रग रिएक्शन रिपोर्ट हुआ। देन जी अनलाइकली, अनलाइकली यानी कि एडवर्स ड्रग रिएक्शन है लेकिन इसका रिलेशनशिप मेडिसिन के साथ ज़रा अनलाइकली है। ठीक है जी, वो किस तरह से अनलाइकली की डिस्क्रिप्शन क्या है कि टेम्पोरल रिलेशनशिप इम्प्रोबेबल है, यानी कि जो ड्रग की अपनी प्रोफाइल है, जो ड्रग की अपनी फार्माकोलॉजी है, उसकी बेस पे हम कहते हैं कि जी ये रिलेशनशिप ज़रा इम्प्रोबेबल है, ज़रा जस्टिफाइबल नहीं है कि ये मेडिसन ये वाली प्रॉब्लम जो है वो कर सकती है।
ठीक जी। फॉर एग्ज़ाम्पल एक मेडिसिन की फार्माकोलॉजी है कि वो डायाफोरेसिस काज कराती है, यानी कि स्वेट ग्लैंड्स को ज़्यादा एक्टिव कर देती है। और एडवर्स ड्रग रिएक्शन ये रिपोर्ट होता है कि जी मुझे स्किन ड्राइनेस जो है वो होने लग गई है, खुश्की सी फील होने लग गई है स्किन पर। तो ये रिलेशनशिप जो फार्माकोलॉजी से रिलेटेड है वो ज़रा इम्प्रोबेबल, जस्टिफाइबल नहीं हो पा रहा। ठीक जी। लेकिन जो पेशेंट को डिजीज़ है, ठीक जी, या दूसरी कोई ड्रग्स पेशेंट ले रहा है, उससे एक्सप्लेनेशन जो आ रही है वो ज़रा प्लॉसिबल है, वो जस्टिफाई हो रही है। इस वजह से हम ये कह रहे हैं कि पेशेंट की कंकरेंट जो डिजीज़ है, जो दूसरी डिजीज़ पेशेंट को हैं या दूसरी मेडिकेशंस जो पेशेंट ले रहा है, उससे इसका रिलेशनशिप तो बन सकता है, लेकिन ड्रग की अपनी जो रिलेशनशिप है, टेम्पोरल रिलेशनशिप है, वो नहीं बनता। इसको हम लेके आएंगे जी अनलाइकली में। अब इससे ऊपर इसकी जो कॉजलिटी है वो बढ़ेगी पॉसिबल में आके, कि जी हाँ पॉसिबिलिटी है, रीजनेबल टेम्पोरल रिलेशनशिप बन रहा है। जो एडवर्स ड्रग रिएक्शन सामने आया है उसका रिलेशनशिप टेम्पोरली, या हम यूँ कह लें कि जी फार्माकोलॉजिकली, उसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन से, उसके स्कोप ऑफ एप्लीकेशन से, उसके स्कोप ऑफ इंडिकेशन से उसको रिलेट कर सकते हैं। लेकिन बट कुड बी एक्सप्लेन बाय कंकरेंट डिजीज़ और ड्रग्स। लेकिन इसके साथ साथ भाई दूसरी ड्रग्स भी जो है वो पेशेंट ले रहा है, दूसरी ड्रग्स भी जा रही हैं, इसलिए ये पॉसिबल तो है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि यही मेडिसिन वजह बन सकती है, यही मेडिसिन वजह बन सकती है किसी गिवन एडवर्स ड्रग रिएक्शन की। क्योंकि ये बात तो ठीक है कि रीजनेबल टेम्पोरल रिलेशनशिप बन रहा है, ये बात तो ठीक है, ओके हो गया। लेकिन भाई इसके साथ साथ दूसरी डिजीज़ भी है पेशेंट को, या दूसरी ड्रग्स भी पेशेंट ले रहा है, जिसकी वजह से हम इसे पॉसिबल करेंगे, पॉसिबल। इसके साथ साथ दूसरी डिस्क्रिप्शन ये है कि जी विड्राल के ऊपर कोई इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, विड्राल के ऊपर कोई इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं पैरासीटामोल भी ले रहा हूँ, मैं आइबुप्रोफेन भी ले रहा हूँ, अब मैं कहता हूँ कि जी मैंने एसेमोप्राज़ोल भी ले ली और मुझे वॉमिटिंग का जो है वो हो गया, एडीआर हो गया। अब विड्राल की इन्फॉर्मेशन से भी मीन कि अगर मैं कहूँ कि जी मुझे पैरासीटामोल से एडीआर हुआ है, तो मुझे ये देखना होगा कि अगर मैंने पैरासीटामोल छोड़ दी तो उसके बाद क्या हुआ। ठीक है जी, उसके बाद क्या हुआ, क्या उसके बाद वो सिम्टम्स ख़त्म हो गए, एडीआर ख़त्म हो गया, तो ये कहलाएगी विड्राल इन्फॉर्मेशन कि जिस ड्रग को हम सस्पेक्ट कर रहे हैं, जिस मेडिसिन को हम सस्पेक्ट कर रहे हैं कि इस मेडिसिन की वजह से एडीआर हुआ है, उसको विड्रा करने के ऊपर क्या हुआ, दिस इज कॉल्ड विड्रॉल इन्फॉर्मेशन। अच्छा जी, देन आइए प्रोबेबल या लाइकली पे। प्रोबेबल या लाइकली पे, तो पॉसिबल से हटके यहाँ पर सर्टेनिटी अब हमारे पास इंक्रीज हो गई, प्रोबेबली पे या लाइकली पे। ठीक जी, तो प्रोबेबल या लाइकली पे रीजनेबल टेम्पोरल रिलेशनशिप है। ठीक है जी। अनलाइकली टू बी एट्रीब्यूटेड टू डिजीज प्रोसेस, डिजीज से रिलेट नहीं हो सकता, डिजीज से रिलेटेड एडीआर नहीं है, पैथोफिजियोलॉजी से हम रिलेट नहीं कर सकते उसको, दूसरी ड्रग से भी रिलेट नहीं कर पा रहे। ठीक है जी। विथ रीजनेबल डी चैलेंज रिस्पॉन्स। अब यहाँ पर हमने, अगर हम इसको कंपेयर करें, इसको अगर हम कंपेयर करें पॉसिबल और प्रोबेबल को, तो यहाँ पर हमारे पास रीजनेबल टेम्पोरल रिलेशनशिप है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। लेकिन यहाँ पर दूसरी डिजीज़ की पैथोफिजियोलॉजी इन्वॉल्व हो सकती है, दूसरी ड्रग्स भी इन्वॉल्व हो सकती है। जबकि यहाँ पर हमने ये फाइंड आउट कर लिया कि ये डिजीज़ की पैथोफिजियोलॉजी इन्वॉल्व नहीं है, दूसरे ड्रग्स भी इन्वॉल्व नहीं है। इसकी वजह से यहाँ पर हमने सर्टेनिटी इंक्रीज कर दी, प्रोबेबल एंड या लाइकली पे उसको लेके आ गए। राइट जी। देन फाइनल हमारे पास जो मोस्ट सर्टेन हो गई वो है सर्टेन, इट सेल्फ सर्टेन उसका नाम है कैटेगरी का।
जहाँ पर फार्माकोलॉजिकली डेफिनेटिव हो गई, कोई और डिजीज़ इन्वॉल्व नहीं है, कोई और ड्रग इन्वॉल्व नहीं है, और वीक चैलेंज आ गया। वीक चैलेंज, ठीक है जी, यहाँ पर वीक चैलेंज हमने नहीं किया, लेकिन यहाँ पर हमने वीक चैलेंज किया। वीक चैलेंज से भी मीन कि जी हम कहते हैं कि पैरासीटामोल की वजह से हेपाटिक टॉक्सिसिटी हो गई, ठीक है जी। अच्छा, अब हमने ये किया कि पैरासीटामोल को डिसकंटिन्यू कर दिया। अब हमने देखा कि हेपाटोटॉक्सिसिटी रिवर्स हो गई। अब दोबारा से पैरासीटामोल का रीच चैलेंज करना है हमने, इस पर्पस के साथ कि जी पैरासीटामोल एडमिनिस्टर करनी है और ये देखना है कि हेपाटोटॉक्सिसिटी हो रही है या नहीं हो रही। दिस इज कॉल्ड रीच चैलेंज। यहाँ पर डी चैलेंज हुआ, यहाँ पर रीच चैलेंज हमने नहीं किया, जबकि यहाँ पर रीच चैलेंज किया हमने। अगर रीच चैलेंज नहीं नेसेसरी है, लेकिन ये नेसेसरी होना चाहिए, हो सकता है कि रीच चैलेंज किए बगैर ही हम आइडेंटिफाई कर लें। रीच चैलेंज करके भी इसको देख सकते हैं कि ये, और फिर ये डेटा जब हमारे पास आ गया तो दिस इज़ सर्टेन। तो ये कैटेगरी से हमारे पास एडवर्स ड्रग रिएक्शंस की। तो अगर हम यहाँ से यूँ चलेंगे तो सर्टेनिटी का लेवल जो है वो डिक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। कॉजल रिलेशनशिप की स्ट्रेंथ जो है वो वीक होती जा रही है। और अगर हम बॉटम टू अप चलेंगे तो सर्टेनिटी इंक्रीज़ हो रही है, और कैजुअल रिलेशनशिप एडीआर का गिवन मेडिसिन के साथ स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है, ठीक है जी। तो यहाँ पर हम कंक्लूड करते हैं हमारे इस लेक्चर को, और नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे मज़ीद टूल्स देखेंगे कि अब हमने ये रिलेशनशिप बनाने कैसे। एक तो टूल हमने ये देख लिया कैटेगरीज का कि रिलेशनशिप किस तरह से बनाते हैं, क्योंकि ये डिस्क्रिप्शन है हमारे पास। इस डिस्क्रिप्शन के हवाले से हम WHO के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन कर देंगे कैटेगरी की, एडीआर की, ठीक है जी। लेकिन क्लासिफिकेशन कैजुअलिटी की, कैजुअल रिलेशनशिप की। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।